नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि कुर्द जो मिलिशिया है उसको दाखिल किया गया है इजराइल की जानिब से ईरान में, और जो वेस्टर्न प्रोविंस है ईरान का वहां पर जो वो फाइट जारी है और बहुत सारा जो मिलिशिया के फाइटर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, बहुत सारे जो है उनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस के 5000 फाइटर जो हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हुए हैं, यानी दो तरफा ये दाखिला हुआ है। एक तरफ इराकी रेजिस्टेंस दाखिल हुई है जिसके नंबर्स 5000 बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इजरायली बैक्ड जो कुर्द मिलिशिया है वो दाखिल हुई है डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इस वक्त जो बड़ी स्ट्रेटजी वेस्ट की नजर आ रही है इजराइल, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, वो यह है ईरान को अंदर से डिस्टेबलाइज करना, सैंक्शंस लगाना, और ये इस बात का भी सबूत है कि वो डरते हैं ईरानियन रिटेलिएशन से, ईरानियन मिसाइल से, ईरानियन ड्रोन से, और वो अंदर से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि ये खुद ही कोलैप्स हो जाए और उसके बाद फिर वो बमबारी शुरू करें या ज्यादा से ज्यादा ईरान को जब वो कमजोर कर दे। तो अब देखें ना, वो कहते हैं उनके पास दुनिया के सुपीरियर वेपन्स है, वो कहते हैं उनकी फौज जो वो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, वो कहते हैं कि सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो फिर लेकर आए ना ईरान में, फिर हमला कर दें। तो फिर ये सारे टैक्टिक्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करते हैं वो फिर यहां पर क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? लड़ना है तो फिर आकर अमेरिका की अगर इतनी ताकतवर फौज है तो फिर वो उतार क्यों नहीं देता? तो अगेन वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये उनके फियर का सबूत है कि आप देखिए ना किस हद तक वो जा रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बहरहाल ईरान अंदरूनी और बैरूनी कई फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त लड़ रहा है और एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो ओआईसी का कोई मुल्क जो है वो नहीं लड़ सका है। और अगर आप देखें तो साम्राज्य से इस तरह की जंग इस वक्त दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा। उधर अंसारुल्लाह जो है काफी अरसे से खामोश बैठे हैं। हालांकि यमन के अंदर जो एक फाइट शुरू हुई उसमें भी आपने देखा कि अंसारुल्लाह खामोश बैठे रहे। तो वो एक बड़ी फैसला कुन जंग की जब वो तैयारी कर रहे हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर, गजा के फ्रंट के ऊपर, ईरान के फ्रंट के ऊपर और शुमाली लैंड के फ्रंट के ऊपर, वो एक बड़ी फैसला कुन जंग की जब वो तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि अंसारुल्लाह ने मजीद लॉन्ग रेंज वेपन जो है वो टेस्ट किए हैं और अब इंडियन ओशन के अंदर जो उनकी रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यहां पर जो भी अमेरिकन एसेट्स डिप्लॉय होंगे वो उनकी रेंज के अंदर होंगे। अभी आप देखिए कि अमेरिका जब एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहा है साउथ चाइना सी से, हालांकि उनकी असल लड़ाई चाइना से है और मिडिल ईस्ट की एक जंग में वो फिर ड्रैग हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एसेट्स साउथ चाइना सी से निकालकर यहां लाना पड़ रहे हैं। इसलिए चाइना जो है वो ईरान की सपोर्ट कर रहा है और मजीद उसको करना पड़ेगी, क्योंकि ईरान की जो सपोर्ट है वो उसके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर है। ईरान की वजह से अमेरिका को अपने एसेट्स वहां से यहां जो शिफ्ट करना पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा और चाइना को क्या चाहिए कि अमेरिका तो चाइना को घेरना चाह रहा है ना, पैसिफिक में आना चाह रहा है, बाकी जंगें उसको पैसिफिक से निकाल कर, तो ईरान जो है वो अमेरिका को इधर घसीट कर जो है वो लेकर आ रहा है, ड्रैग करके लेकर आ रहा है। तो चाइना अपने बॉर्डर्स पर लड़ने के बजाय वो दूसरे रीजन में जाकर लड़ेगा, ये उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है जब लड़ना ही है। तो ईरान की सपोर्ट करना ये चाइना की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंदर है। तो अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहे हैं ये कहां खड़ा करेंगे उसको? रेड सी में तो जाहिर कर नहीं सकते, मेडिटेरेनियन में कहां करेंगे? तो इंडियन ओशन में डिप्लॉय करेंगे। तो इंडियन ओशन में तो वो अंसारुल्लाह की रेंज पर होगा, एक तरफ ईरान की रेंज पर होगा, एक तरफ अंसारुल्लाह की रेंज पर होगा। और पिछली जंग में अंसारुल्लाह ने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है। 3 इनके जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर थे वो डबोए हैं यमन ने, अंसारुल्लाह ने, इसलिए अमेरिका को जब वो यहां सीज फायर करके जाना पड़ा। आपको याद है ट्रंप इंतजामिया ने किस तरह से जंग यमन के ऊपर लॉन्च की और फिर बाद में किस तरह यहां से निकलना पड़ा, क्योंकि डिफीट बहुत बड़ी हुई है। तो अंसारुल्लाह खामोश हैं लेकिन अपने वेपन जब टेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी रेंज के अंदर आज फिर मजीद इजाफा हुआ है। जो लेटेस्ट वेपन उन्होंने टेस्ट किया वो कह रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसको जब रोका नहीं जा सकता है, एयर डिफेंस जब उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो एक आतिश फिशां के दहाने पर है, एक बहुत बड़ी जंग वहां पर पनप रही है। 2-3 तरफा जंग है, एक सोमालिया और सोमाली लैंड की जंग है, एक इथोपिया और सोमालिया की जंग भी हो सकती है। इस वक्त बहुत ज्यादा खदशात चल रहे हैं इथोपिया और सोमालिया की जंग के, क्योंकि इथोपिया जो है वो सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज करने का इरादा रखता है। सोमालिया कह रहा है कि अगर इसने किया तो फिर मामला जंग की तरफ चले जाएंगे। और यहां पर मिस्र भी इन्वॉल्व है, क्योंकि मिस्र का फड्डा इथोपिया से चल रहा है। तो मिस्र जो है वो सोमालिया को सपोर्ट कर रहा है, वहां पर अपने एडवांस वेपन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। और सोमालिया में टर्की मौजूद है, टर्की के खिलाफ वहां पर इजराइल सोमाली लैंड में आ रहा है।
और इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, यहां पर चाइना मौजूद है और चाइना नहीं चाहता कि सोमालीलैंड में इजराइल आए। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, जहां पर कई तरफा जंग जो वो पनप रही है। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि इथोपिया और सोमालिया के मामला जो तय करवा दिए जाए और इनकी आपस में जंग ना हो, और जो सोमालीलैंड है अगर वो इजराइल को बेस देता है, जिसका मुआहदा रिपोर्टेडली हो चुका है, तो उससे निपटा जाए सोमालीलैंड से। और अगर वहां पर बेस आती है तो यमन वहां भी इंसारुल्लाह तैयारी कर रहे हैं कि हम सोमालीलैंड को हिट करेंगे वहां पर जो इजरायली बेस होगी। सो ये आप कह रहे हैं कि मल्टी डायमेंशन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहां पर पनप रहा है। और उधर टर्की ने अपनी एक्सरसाइज आज से वो शुरू कर रहे हैं वहां ऊपर मेडिटेरेनियन सी के अंदर। जो यूनान, साइप्रस और इजराइल का मुआहदा हुआ है उसके जवाब में ये ड्रिल्स वहां पर हो रही हैं। लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है? लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला की सदर ये कह रही हैं कि किसी सूरत अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर नहीं करेंगे। और इसी दरमियान एक और बड़ा ही दिलचस्प वाकया हुआ है, बड़ा ही अहम वाकया हुआ है, और वो वाकया ये हुआ है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वेनेजुएला के, कबेलो, जो कि मडोरो के खास आदमी हैं, जो इस वक्त अमेरिका से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सारी गोरिल्ला फौज उनके अंडर है, वैगनर ग्रुप वहां पर मौजूद है। कबेलो का राब्ता हो गया है अंसारुल्लाह के साथ, यमनी अंसारुल्लाह के साथ। वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर मडोरो खास आदमी जो अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है, उनका राब्ता यमन से हो गया है, अंसारुल्लाह से हो गया। तो अगर आप देखें तो ये दुनिया के जो गोरिल्ले हैं ये आपस में कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमने पहले कहा था कुछ दिन पहले कि ग्लोबल गोरिल्ला वॉर इसकी तैयारी जो है वो हो रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो आपको कन्वेंशनल आर्मीज लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। अगर इस वक्त इंपीरियलिज्म से कोई लड़ रहा है तो कोई कन्वेंशनल आर्मीज तो नहीं लड़ रही है, हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, ये कोई कन्वेंशनल आर्मीज तो नहीं है। लैटिन अमेरिका में कोई कन्वेंशनल आर्मी तो लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, गोरिल्ले तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे गोरिल्ले, और पहले मैंने आपको बताया कि लैटिन अमेरिका और फलस्तीन और रेजिस्टेंस, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेम है। और जब ये गजा के अंदर टनल्स वगैरह बनाई जा रही थी तो लैटिन अमेरिका के ये जो गोरिल्ले हैं, इवन एक्वाडोर से और वहां से, उन्होंने आकर रेजिस्टेंस को जो वो एडवाइस किया था कि ये टनल्स कैसे बनानी है, उसमें बिजली, रोशनी, पानी, ये वो सप्लाई किस तरह से मेंटेन करनी है। सो ये लैटिन अमेरिका और रेजिस्टेंस जो है वो मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका की, ये आपस में पहले से कनेक्टेड है। अब चूंकि एक बड़ी जंग है और अमेरिका उधर लैटिन अमेरिका पे हमला कर चुका है, इधर मिडिल ईस्ट में, इधर अफ्रीका में, सो दे आर ऑल कनेक्टेड। और यमनी फौज है वो आपको पता है रशिया में भी लड़ रही है। तो यमन को जो है ना काफी ज्यादा तजर्बा भी हासिल हो रहा है जंगों से, क्योंकि उनकी फौज जो है वो वहां भी मौजूद है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ जो है शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त दुनिया को एक ऐसी सुपर पावर का सामना है जिसका सरबराह एक ही जुमले में एक मुल्क को तबाह बर्बाद करने की धमकी लगाता है। उसी जुमले में, उसी सांस में वो नोबेल का अमन इनाम भी मांगता है। यानी ये हम मुनाफिकत से और एरोगेंस के अजीब दौर से गुजर रहे हैं। धमकी रोज एक नए मुल्क को लगाई जाती है और रोज वो कहता है मैं तो अमन लाने वाला हूं। तो इस तरह की मुनाफिकत और एरोगेंस से हम गुजर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा फेलियर होगा। अच्छा, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं आपके सामने एक हेडलाइन रखता हूं। सुपर पावर जो है वो एक ऐसे रास्ते पर है कि वो नेकेड पावर को समझती है कि ये उनके मकासद को अचीव करने में उनके पास एक ही सोर्स है कि नेकेड पावर जब इस्तेमाल की जाए। ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। साउथ कोरिया से क्या खबर सामने आ रही है? साउथ कोरिया डिले $350 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट प्लान, सेज फाइनेंस मिनिस्टर। इधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, उधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट आ रही है। साउथ कोरिया जो सबसे बड़ा इलाका है, और अभी उनके सदर जब चाइना गए हुए थे, $350 बिलियन उन्होंने कमिट किए थे। वो कह रहे हैं हम फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा धचका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब ये नहीं कि ट्रंप का टेन्योर खत्म हो गया है, अभी ये चंद महीने पहले की बात है, ये कमिटमेंट हुई थी और आज चंद महीने अभी गुजरे हैं और वो अनाउंस कर रहे हैं हम तो अभी तैयार नहीं है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम अभी ये इन्वेस्टमेंट जब नहीं करेंगे। ये नतीजा है। तो ये जो मिडिल ईस्ट से इतने ट्रिलियन सऊदी अरेबिया देगा, इतने ट्रिलियन कतर देगा, ये भी बातें बस हवा के अंदर ही है, ये बात समझ लें, ठीक है ना। ये भी बस एक, ठीक है, उस वक्त ये ट्रंप को कामयाबी के लिए जो हेडलाइंस चाहिए थी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट रियल हो सकती थी, इतनी नहीं तो चलो 50% तो इन्वेस्टमेंट इतनी मिडिल ईस्ट से जा सकती थी, मिडिल ईस्ट अमेरिका।
लेकिन ट्रंप की पॉलिसी तो आप देखें ना, ट्रंप उसी रीजन को जहां से इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट्स कहां, आसमान से उतरेंगी भाई? जहां से इन्वेस्टमेंट्स लेनी है वहां पर जंगे। अब तो जंगें गल्फ में दाखिल हो गई है ना। इसराइल ने गल्फ पर अटैक कर दिया, अब ईरान पर वो अटैक करेंगे तो ईरान जो है वो इन बेसिस को निशाना बनाएगा। तो जंग तो गल्फ में आ गई, स्टेबिलिटी है नहीं, ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गया, तो फिर तो ये पैसे कहां से आएंगे? तो ये बातें जो है ना वो सब हवा के अंदर है। तो ये बहरहाल ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो बैकफायर हो रही हैं और मजीद होंगी। अब अगली खबर देखिए कि गजा में आज ट्रंप ने जब वो अनाउंस किया है कि फेज 2 जब वो शुरू हो रहा है, और उसने एक पीस बोर्ड और वो सारा भी अनाउंस कर दिया। ये बिल्कुल एक डिसेप्शन है, ये एक जेनोसाइड को जारी रखने का एक नया पैटर्न है। इधर ट्रंप ने अनाउंस किया है, उधर इसराइल ने आज शदीद बमबारी इस वक्त की है और इस वक्त भी जारी है, और वहां पर बहुत ज्यादा जो वो शहादतें हुई हैं। ट्रंप अनाउंस गाजा बोर्ड ऑफ पीस एज फेज 2 बिगेन्स। कहता है मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मैं पीस काउंसिल इन गाजा उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, इजिप्ट, टर्की और कतर की सपोर्ट के साथ, और हम सब मिलकर जब वो हमास को डिसआर्म करेंगे। वी विल डू इट इजी वे और द हार्ड वे। यानी कौन हम अगेन बयानिया क्या है, हमास को जाकर डिसआर्म करेंगे। इधर इसने ये अनाउंसमेंट की है, उधर इसराइल ने शदीद गजा पर बॉम्बिंग की है। ये हेडलाइन देखिए, इसराइल बिगेन्स फेज 2 ऑफ द सीज फायर विद मैसेकर अक्रॉस गाजा। शदीद बमबारी इस वक्त गजा में हो रही है, 16 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं। ऑलरेडी फलस्तीनियों की शहादतें सर्दी से, भूख से, डिजीज से जारी है। जेनोसाइड कभी भी नहीं रुकी है, 10 अक्टूबर के सीज फायर से भी नहीं रुकी है। आज जब उसने फेज 2 अनाउंस किया, उधर से इजराइल ने बॉम्बिंग की है। फलस्तीनियों की स्टेटमेंट देखिए, अल जजीरा, ऑल लाइज, सब झूठ है। पैलेस्टीनियन स्लैम यूएस सीज फायर प्लान्स अमिड डेडली गाजा अटैक्स। ये सब झूठ है, ये सब ड्रामा है। तो एक बार फिर हेडलाइंस लगेगी, एक बार फिर ट्रंप जब अपने आप को अमन का पैगंबर बताएगा, गजा में अमन हो रहा है, फलस्तीन में अमन हो रहा है, मैंने ये जंग रुकवा दी, ये सब डिसेप्शन है, ये जेनोसाइड को जारी रखने का तरीका है। इस वक्त चूंकि ईरान पर हमला होने जा रहा है, तो गजा में अगेन वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमने अमन करवा दी, क्योंकि गजा की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया में मुजाहरे हुए हैं, वेस्ट की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर आई है, रीजनल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर आई है। तो वो गजा को अगेन प्रिटेंड कर रहे हैं कि वहां पर सीज फायर है, अमन है, जो कि नहीं है, इफेक्टिवली जेनोसाइड जारी है। सो दिस इज एन डिसेप्शन, एक डिसेप्शन है। और इजराइल अपनी जो एक्सपेंशन है वो जारी रखे हुए, और वहां पर वो तैयारी कर रहे हैं उनको यानी कि डिस्प्लेस करने के लिए, और वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरानियन रजीम जब गिर जाएगी तो फिर मिलिटरी उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बाकी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ तो फिर उसके तो वो मैटर करता ही नहीं है। तो मिलिटरीली अगर कोई रोक सकता था तो वो ईरान है। तो उसके बाद फिर वो फिलिस्तीनियों को वहां से निकालेंगे, तैयारी वो अपनी कर रहे हैं वहां पर। अब आ जाइए जरा ईरान के मामले के ऊपर। सीएनएन ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि 5000 इराकी जो फाइटर्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, 5000 फाइटर्स ईरान में दाखिल हुए हैं, और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बुलाया है ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सप्रेस किया जा सके। वेस्ट का इस वक्त बयानिया यही है ना, ह्यूमन राइट्स, और ये कि ईरान की गवर्नमेंट बड़ी जालिम है और वो बड़ा क्रैकडाउन कर रही है, सो ऑन। सो अब वो कह रहे हैं जी 5000 फाइटर्स दाखिल हो गए हैं, और ये जाकर प्रोटेस्टर्स के ऊपर यानी एक नया नैरेटिव है जुल्म उठाने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए, जस्टिफिकेशन। अप्रोक्सीमेटली 5000 फाइटर्स फ्रॉम द इराकी फैक्शन ईरान में एंटर हुए थ्रू 2 बॉर्डर क्रॉसिंग। और इसी को यरूशलेम पोस्ट कैसे लिख रहा है, कतायब हिजबुल्लाह, ये वो है जो इजराइल पर अटैक करती रही है, हायर्स इराकी मिलिशिया टू सप्रेस प्रोटेस्ट इन ईरान। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। ईरान इस वक्त बहुत शदीद प्रोपेगेंडे की जद में है, एक खाना जंगी उस पर मुसल्लत की जा रही है। देखिए मैं आपको लॉजिकली एक चीज आपके सामने रखता हूं। ईरान जिसको ऑलरेडी मुसाद एजेंट्स का सामना है, सीआईए एजेंट्स का सामना है, मिलिशिया का सामना है, वो 5000 फाइटर्स वहां इराक से बुलवाएंगे जिनकी सिक्योरिटी भी नहीं है, उसमें कितने मुसाद एजेंट्स आ जाएं, कितने सीआईए के एजेंट्स आ जाएं, वो बुला लेंगे इधर। आप सोचिए ये कोई लॉजिकली आपको बात समझ आती है? और दूसरा, ईरान की फोर्सेस क्या खत्म हो गई हैं? ओ भाई, वो कौन सा 10 साल से जंग में है कि उनकी फौजें एग्जॉस्ट हो गई हैं कि उनको वहां से रेजिस्टेंस के जंगजू बुलाना ईरान में पड़ गए हैं। आप देखिए, इसराइल जो है उसने दाइश भेजी गजा में। ये जो काम खुद करते हैं ना,
ये दूसरों पर उसका इल्जाम। इन्होंने दाइश भेजी गजा के अंदर, गैंगस्टर्स भेजे, क्रिमिनल्स वहां पर, ड्रग डीलर्स इन्होंने गजा में भेजे। और 2 साल जब इनकी सोफिस्टिकेटेड आर्मी को डिफीट हुई, उसके बाद इनको यह भेजना पड़े और फिर भी कामयाबी नहीं हुई। तो अब ये एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं एक नए जवाब के तौर पर ईरान पर एक्सटर्नल अटैक करने के लिए। ईरान के 5000 वहां से रेजिस्टेंस फाइटर्स बुलाएगा, वो लड़ेंगे तो इराक में ही लड़ेंगे। हां, मिसाल के तौर पर इस बात की समझ तब आती है जब अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन कर दी है, फिर आपको ग्राउंड फाइटर्स की जरूरत है। ऐसे माहौल में वो बाहर से बुलाएंगे, वो रशिया की फौज नहीं बुला रहे। बिलफर्ज अगर रशिया ऑफर भी करे तो शायद वो ना बुलाएं, तो वो इन रेजिस्टेंस फाइटर्स को बुलाएंगे जिनकी सिक्योरिटी भी नहीं है, उसमें कितने एजेंट्स आ जाए पता भी नहीं चलना। तो असल में जो हुआ है वो ये हुआ है कि कुर्द जो मिलिशिया है, जिसे टर्की भी तंग है, इराक भी तंग है, ईरान भी तंग है, जिनको इजराइल एक्सप्लॉइट करता है, उस कुर्द मिलिशिया को जो ऑलरेडी पिछले 10 दिन में दाखिल हुई और उन्होंने वायलेंस किया, उसको एक बार फिर दाखिल करने की जो वो कोशिश की गई है। फॉक्स न्यूज की हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, इससे पहले इराक ने इसको डिनाई कर दिया। इराक डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ मिलिशिया क्रॉसिंग बॉर्डर। उन्होंने कहा बिल्कुल ये झूठी खबर है सीएनएन की। रिपोर्ट्स ऑफ के थाउजेंड्स ऑफ इराकी फाइटर्स वहां पर गए हैं टू असिस्ट ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस, बिल्कुल झूठ है, मिसलीडिंग है और इंटरनेशनल और रीजनल पब्लिक ओपिनियन को डिस्टॉर्ट करने की ये कोशिश है। सीएनएन की जो रिपोर्टिंग और वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग जो गजा के हवाले से रही है वो आपके सामने है। तो इराक की अथॉरिटीज ने सबसे पहले तो उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में जो हुआ है वो कुर्द मिलिशिया इस वक्त दाखिल की गई है। ये फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। आर्म्ड कुर्दिश फाइटर्स ट्राई टू ब्रीच ईरान बॉर्डर एज रीजनल थ्रेट ग्रोस। और टर्किश ईरानी इंटेलिजेंस इस वक्त इंटेंसिव उनके राब्ते हो रहे हैं। ये आप देखिए, कुर्द जो है उन्होंने करमानशाह में आईआरजीसी की जो बेस है उस पर अटैक लॉन्च किया है। तो उधर से आगे आईआरजीसी जो रिस्पॉन्ड कर रही है और बहुत सारे इनके लोगों को मारा और गिरफ्तार किया। ईरान अरेस्ट राइट लीडर्स सबटर्स इन करमानशाह एंड करमान। बहुत सारे न्यूमेरियस इंडिविजुअल्स और ये सारे जो हैं मिलिशिया, इनको निशाना बनाया गया और गिरफ्तार किया गया। तो करमानशाह में और यहां पर एक फाइट जारी है और अगेंस्ट सैंक्शंस, प्रोपेगेंडा, साइबर अटैक्स, आर्म्ड मिलिशिया को दाखिल करना। इतनी बड़ी अगर इजरायली फौज है, इतनी बड़ी अमेरिकी फौज है, तो उतर जाए ईरान में। मिलिशिया को क्यों दाखिल कर रहे हैं? इन टेररिस्ट को क्यों दाखिल कर रहे हैं? दाइश को क्यों वहां पर भेज रहे हैं? आप सोचिए कि उन्होंने आकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर दिया, मॉस्क के ऊपर अटैक किया, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया। अगर इसी तरह के मुजाहरे किसी वेस्ट कंट्री में हो, वो इनको पीसफुल प्रोटेस्ट कहेंगे। वहां तो वैसे भी कोई मिलिशिया जा भी नहीं सकती। अगर उनके अपने लोग भी ऐसे मुजाहरे करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। वहां पर तो इजराइल की जेनोसाइड के खिलाफ मुजाहरे उन्होंने बर्दाश्त नहीं किए। और इस कंप्लेक्स इंटरनेशनल गेम में अभी ये सीरिया आपके सामने है, इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, आजादी आ गई, आजादी आ गई। नेतन्याहू ने उसका क्रेडिट लिया अल-शरा के आने का। अब उसी अल-शरा के ऊपर इल्जाम लगा के सीरिया के ऊपर अटैक जा रहे हैं। ये अल-शरा तो सही नहीं है, ये हमारे लिए थ्रेट है, ये टेररिस्ट है, ये दाइश का बंदा है। आप सोच रहे हैं, मतलब हद है। तो सिर्फ ताकत से ही जवाब दिया जाएगा जो कि ईरान दे रहा है। तो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि ह्यूमन राइट्स का प्रिटेक्स्ट जवाब बनाकर ईरान को डिस्टेबलाइज करने की अमेरिका जो कोशिश कर रहा है। अब देखें ना, न्यूक्लियर वो सब पीछे रह गया, अब ह्यूमन राइट्स का नया जवाब है। जो जॉन मेयर शेमर हैं, उन्होंने कहा यह बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसाद और सीआईए इस सारे क्योस के पीछे हैं। और ये उन्होंने कहा यह क्लासिक केस है रजीम चेंज का। यानी हम मुख्तलिफ रजीम चेंज केसेस पढ़ते हैं ना, देखते हैं जो सीआईए मुसाद ने किया, ये क्लासिक केस है। सैंक्शंस लगाना, डिस्टेबलाइज करना, मिलिशिया दाखिल करना, वायलेंस करना और फिर उसमें हमदर्दी के नाम के ऊपर जाकर, ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जाकर मुदाखलत बराह रास्त करना। यह क्लासिक केस ऑफ रजीम चेंज है ईरान में। उधर जनाब अली यमन ने एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज है वो मजीद मुतारिफ करवाई है। नया हाइपरसोनिक मिसाइल जब उन्होंने लॉन्च किया है, इसकी रेंज है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मैक 16 की स्पीड से यह फ्लाई कर सकता है और यह किसी भी एडवांस एयर डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकता है। बताया जा रहा है कि इस नए मिसाइल के टेस्ट से यमन की जो रेंज है वो केप ऑफ गुड होप, यानी जो साउथ अफ्रीका का साहिल है, साउथ अफ्रीका के वाटर्स हैं, केप ऑफ गुड होप, वहां तक हो गई है।
ये जो जहाज है ना नाज़रीन, जो रेड सी से नहीं जा रहे थे, वो केप ऑफ गुड होप से घूम कर जा रहे थे। तो अब यमन ने वहां तक भी एक्सेस हासिल कर लिया कि वहां भी अगर किसी जहाज को हिट करना होगा इंटरनेशनल वाटर्स में तो वो कर सकते हैं। ये बड़ी लॉन्ग रेंज के अंदर उन्होंने ये कैपेबिलिटी जो हासिल की है और वो एडवांस ये ताकत हासिल करते चले जा रहे हैं। तो ये अंसारुल्लाह जो वो कई फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि इनका जो एयरक्राफ्ट करियर आएगा, ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका एक बार फिर कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले वो अंसारुल्लाह के निशाने पर होगा। और आपको पता है अंसारुल्लाह ने पहले भी हिट किया है एंड अब वो ज्यादा हिट करेंगे। तो ये कहां उसको खड़ा करेंगे? ये जहां भी करेंगे अब वो यमन की रेंज के अंदर होगा। उधर इथोपिया और सोमालिया की जंग का खतरा इस तरह से है कि इथोपिया सोमालीलैंड के जरिए बंदरगाह तक एक्सेस चाहता है और उसके बदले में उसको रिकॉग्नाइज करेगा। सोमालिया ने कहा अगर इसने किया तो फिर मसला खराब हो जाएगा। इस वक्त इथोपिया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो सोमालिया में हैं और टर्की इन्वॉल्व है, बाकी मुल्क इन्वॉल्व हैं, इसको चाइना इन्वॉल्व है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी इथोपिया आए थे। सो वो इस मसले को हल करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये इथोपिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो कि चाइना भी इस वक्त प्रेशर डाल रहा है कि वो ना करे, इसलिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर खुद आए हैं इथोपिया। तो चाइना भी कह रहा है कि रिकॉग्नाइज मत करो। तो अगर वो करता है तो फिर ये इधर भी एक जंग छिड़ जाएगी। उधर चूंकि इथोपिया एक डैम बना चुका है जिस पर मिस्र कहता है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, तो मिस्र ने असलहा देना शुरू कर दिया है सोमालिया को। उधर टर्की, मिस्र, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कतर, ये सोमालीलैंड के प्रोजेक्ट में सोमालिया के साथ है। तो ये मैनी डायमेंशन का एक कॉन्फ्लिक्ट है जो किसी भी अंदाज में शुरू हो सकता है। अगर इथोपिया और सोमालिया की जंग शुरू हो गई, फिर इथोपिया के अंदर कुछ रीजन है जहां पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, वो अंदर से खड़े हो जाएंगे। तो ये काफी खराब सूरत हाल है जो कभी भी जो है एक्सप्लोर कर सकती है। और उधर वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर का यमन के साथ रब्ता हो गया है। तो ये गोरिल्ले, ग्लोबल गोरिल्ले जो इकट्ठे हो रहे हैं। उधर जनाब वेनेजुएला की जो सदर हैं वो कहती हैं कि हम नेशनल सुवरेनिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम डरते नहीं अमेरिका से कन्फ्रंट करने में। और उन्होंने कहा है शी विल नॉट गो टू वॉशिंगटन ऑन फूट एंड विल नॉट बी ड्रैग्ड देयर। अपने कदमों पर चलकर तो मैं वॉशिंगटन नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे उठाकर मतलब जिस तरह वो किडनैप करके ले गए वो अलग बात है। जंग में मतलब ये नहीं कि मैं कोई वहां पर जाकर कोई डील करने वाली हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कोई हम सरेंडर जो नहीं करेंगे। तो अभी तक ट्रंप साहब जो वो एक ड्रॉप भी वेनेजुएला से ऑयल का नहीं निकाल सके। तो ये इन्वेस्टमेंट्स जो उनकी सबसे बड़ी थी कि मैं इन्वेस्टमेंट्स लेकर आया हूं, वो भी आपके सामने है। $1 भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, उधर ट्रेड वॉर शुरू की, वो एक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ कि साबित हो गया कि चाइना इकोनॉमिकली अमेरिका की गेम ओवर कर चुका है। अब ये जंगें छेड़ी पहले वेनेजुएला पर, आपके सामने नतायज है। अब ये मिडिल ईस्ट पर छेड़ने जा रहा है, इसके भी बिल्कुल उलट नतायज वो आ सकते हैं। अच्छा, वो जो मरिया है मचाडो, वो जनाब अपना नोबेल पीस प्राइज लेकर व्हाइट हाउस पहुंच गई। उसने ट्रंप को दिया और ट्रंप ने कहा मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मतलब एक सर्कस, एक तमाशा है जो जारी है। नोबेल जो इंस्टीट्यूशन है वो कह रहा है कि हम इसको मानते नहीं है, ये किसी को दिया नहीं जा सकता। पहले भी उन्होंने इस जो शख्सियत को दिया है, इसकी असलियत सामने आ गई। ये तो इंतहाई कंट्रोवर्शियल किरदार है कि जो अपने मुल्क पर जंग की हिमायत कर रही है, और जब अमेरिका का अटैक हुआ तो इसने खुशान जब करार दिया। अब ये नोबेल पीस प्राइज लेकर ट्रंप गए। तो ट्रंप जो इस वक्त एक्टिवली कोई 5-7 मुल्कों को धमका रहा है, हमला कर चुका है, करने की कोशिश कर रहा है, उसने नोबेल पीस प्राइज रिसीव किया है और कहा कि बड़े ऑनर की बात है। तो ये सर्कस है जो चल रही है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और अमेरिकन पॉलिसीज अभी तक बैकफायर हुई हैं। और जो नई जंगें ट्रंप साहब छेड़ने जा रहे हैं, ये भी बैकफायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अल्टीमेटली कुछ भी हो सकता है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।